प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड के अध्याय 10 में वर्णित कवि उमाशंकर जोशी द्वारा रचित कविताएं, पहली कविता जिसका शीर्षक है छोटा मेरा खेत और दूसरी कविता जिसका शीर्षक है बगुलों के पंख पढ़ने जा रहे हैं। कवि उमाशंकर जोशी का जन्म सन 1911 को गुजरात में हुआ। आप देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। आपने आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय सहभागिता की और सक्रिय सहभागिता करने के परिणाम स्वरूप आपको जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। आइए कवि उमाशंकर जोशी का परिचय प्राप्त करते हैं। उमाशंकर जोशी का जन्म सन 1911 ईस्वी को हुआ। आपका जन्म गुजरात में हुआ। उमाशंकर जोशी का जन्म गुजरात में सन 1911 में हुआ। आपकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें जो एकांकी है विश्व शांति, गंगोत्री और निशीथ, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा, ये आपके एकांकी संग्रह है, एकांकी रचनाएं हैं। आपने जो कहानी लेखन किया है सापना भारा और शहीद। आपके जो उपन्यास है श्रावणी मेणो, विसामो, और आपने जो निबंध लेखन किया है पारकांजन्या। आपने जो संपादन कार्य किया है उसमें प्रमुख है गोष्ठी, उघाड़ी बारी, क्लांत कवि, महारा सोनेट और स्वप्न प्रयाण। सन 1947 से संस्कृति पत्रिका का आप संपादन करते रहे हैं। सन 1988 में आपने इस धरा से अपना भौतिक संबंध तोड़ दिया। आपका देहावसान सन 1988 में हुआ। तंग आ गया हूं बड़ों की अल्पता से, जी रहा हूं देखकर छोटों की बड़ाई। इन काव्य पंक्तियों में हम कवि के हृदय के भावों को महसूस कर सकते हैं। कवि कहते हैं कि तंग आ गया हूं बड़ों की अल्पता से, जी रहा हूं देखकर छोटों की बड़ाई। 20वीं सदी की गुजराती कविता और साहित्य को नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले कवि उमाशंकर जोशी का साहित्यिक अवदान पूरे भारतीय साहित्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उनको परंपरा का बहुत गहरा ज्ञान था। काव्य परंपरा किस प्रकार से मर्यादापूर्ण तरीके से रची जाती है, लिखी जाती है, अभिव्यक्त की जाती है, उन सब का उनको पूरा ज्ञान था। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और भवभूति के उत्तर रामचरित का उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया। ऐसे अनुवाद गुजराती साहित्य की अभिव्यक्ति क्षमता को और ज़्यादा प्रमुखता से बढ़ाने वाले थे। बतौर कवि उमाशंकर जी ने गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा। उन्होंने गुजराती कविता को कुदरत से जोड़ा, प्रकृति से जोड़ा, आम जिंदगी के अनुभवों से परिचित कराया और नई शैली भी उन्होंने प्रदान की। जीवन के सामान्य प्रसंगों पर सामान्य बोलचाल की भाषा में कविता लिखने वाले भारतीय आधुनिक वादियों में अन्यतम है जोशी जी, उमाशंकर जोशी जी। जोशी जी का योगदान कविता के साथ साथ साहित्य में भी और साहित्यिक अन्य विधाओं में भी रहा, जो बहुमूल्य माना जाता है। खासकर साहित्य की आलोचना में निबंधकार के रूप में गुजराती साहित्य में कवि उमाशंकर जोशी बेजोड़ माने जाते हैं। उमाशंकर जोशी उन साहित्यिक व्यक्तित्वों में से है जिनका भारत की आज़ादी की लड़ाई से रिश्ता रहा है, जिन्होंने भारत के स्वाधीनता संग्राम में चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया है। अपनी कलम की लेखनी से, अपने कलम के स्वर के माध्यम से उन्होंने लोगों में देशभक्ति के भाव भरे हैं। भारत की आज़ादी की लड़ाई से आपका रिश्ता रहा। आज़ादी की लड़ाई के दौरान वे जेल भी गए। आइए अब हम कविता के बारे में चर्चा करते हैं। कविता का शीर्षक है छोटा मेरा खेत। इस कविता में जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं आज, इस कविता में जिसका शीर्षक है
छोटा मेरा खेत खेती के रूपक के रूप में कवि कर्म के हर चरण को चरण दर चरण बांधने की कोशिश की है। जिस प्रकार खेती करने का एक चरण दर चरण निश्चित एक क्रम होता है, उसी प्रकार से रचना कार्य करना, काव्य रचना करना, उसको भी चरण दर चरण प्रस्तुत किया गया है के रूप में यहाँ पढ़ा जा सकता है। कागज का पन्ना जिस पर रचना शब्दबद्ध होती है, कवि को एक चौकोर खेत की तरह लगता है। इस खेत में किसी अंधड़, इसका आशय यह है कि भावना रूपी आंधी से होगा, भावनाओं की आंधी से होगा। भावना रूपी आंधी का जब बहुत तेज आवेग आया होगा, तब उसको अंधड़ का रूप दिया गया है के प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है। किसी क्षण शब्द रूपी बीज उस कागज पर बोया जाता है, भाव रूपी बीज उस कागज पर काव्य रचना करने के लिए कवि द्वारा बोया जाता है। यह बीज काव्य रचना, विचार और अभिव्यक्ति का हो सकता है। यह मूल रूप कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है और इस प्रक्रिया में वह स्वयं विगलित हो जाता है। बीज अपना अस्तित्व मिटा देता है और नए जीवन की सृष्टि करता है, नया जीवन की रचना करता है। उससे शब्दों के अंकुर निकलते हैं और अंततः कृति एक पूर्ण स्वरूप ग्रहण करती है, जो कृषि कर्म के लिहाज से पुष्पित पल्लवित होने की स्थिति मानी जाती है। साहित्यिक कृति से जो अलौकिक रसधारा फूटती है, जब एक बार काव्य रचना तैयार हो जाती है, एक साहित्यिक कृति बन जाती है, तो उस साहित्यिक कृति से, उस काव्य रचना से जो अलौकिक रस की धारा फूटती है, अलौकिक रस की धारा का प्रसार होता है, वह क्षण में होने वाली एक रोपाई का ही परिणाम है। जिस क्षण वह शब्द व्यक्ति के, कवि के मन मस्तिष्क में आया होगा, उसके हृदय में उतरा होगा, और उस शब्द को कवि ने जब कागज पर उकेरा होगा, तब वह ऐसा क्षण था जिसमें उस काव्य रचना की, उस क्षण में उस काव्य रचना की रोपाई हुई होगी। और उस क्षण में हुई काव्य रचना की रोपाई का ही परिणाम यह है, यह रसधारा अनंत काल तक चलने वाली है। कटाई यानी उत्तम साहित्य कालजयी होता है और असंख्य पाठकों द्वारा असंख्य बार पढ़ा भी जाता है, से कम नहीं होती। खेत में पैदा होने वाला अन्न तो कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है, उपयोग में लेने के पश्चात समाप्त हो जाता है, पेट की भूख मिटा करके समाप्त हो जाता है, लेकिन साहित्य का रस कभी चुकता नहीं, साहित्य का रस कभी समाप्त नहीं होता। साहित्य का रस व्यक्ति के मन मस्तिष्क को आनंदित करता है, उसकी भूख को हमेशा शांत करता है, और इस प्रकार से जो खेती के द्वारा प्राप्त अन्न होता है वह तो समाप्त हो जाता है, लेकिन काव्य रस की धारा वह अलौकिक होती है, दिव्य होती है, और वह बहुत लंबे समय तक, युगों युगों तक पाठकों को और श्रोताओं को आनंदित करती रहती है। आइए पढ़ते हैं मेरा छोटा खेत कविता को। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। कोई अंधड़ कहीं से आया, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निश्शेष। शब्द के अंकुर फूटे, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। झूमने लगे फल रस अलौकिक, झूमने लगे फल रस अलौकिक। अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की। लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। रस का अक्षय पात्र सदा का, रस का अक्षय पात्र सदा का। छोटा मेरा खेत चौकोना, छोटा मेरा खेत चौकोना। बहुत ही सुंदरतम रचना, बहुत ही सरल साधारण शब्दों में अभिव्यक्त की गई यह रचना। आइए अब हम इस रचना का भावार्थ समझते हैं, अर्थ ग्रहण करते हैं। छोटा मेरा खेत, और इसके रचनाकार है कवि उमाशंकर जोशी। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि कागज का एक पन्ना है,
कवि के पास जो कागज का एक पन्ना है, ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार कोई खेत होता हो चार कोनों वाला। जिस प्रकार किसान के पास उसका एक खेत होता है, उसी प्रकार से कवि के पास में भी एक चौकोना चार कोनों वाला एक पन्ना है। जिस प्रकार किसान अपने खेत में बीज रोपता है, फसल वहाँ पर लहलहाती है, फसल उगती है और फिर फसल उगने के बाद वह उसकी कटाई करता है। यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि कागज के उस पन्ने पर भी कोई अंधड़ कहीं से आया। कवि के हृदय में विचारों का अंधड़ उठता है, बहुत सारे विचार आते हैं जाते हैं, विचारों का उमड़ना घुमड़ना। और जब इस प्रकार से विचारों के उमड़ने घुमड़ने से जो स्थिति बनती है, जिसे कवि ने अंधड़ कहा है, अंधड़ का आशय है आंधी, चौकोना का आशय है चार कोण वाला, पन्ना का आशय है पृष्ठ, भावना का वेग, अंधड़ आंधी भावना का वेग, क्षण का आशय है समय, उस क्षण यानी उस समय वह कोई। तो इस प्रकार से इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि एक प्रकार से मैं भी किसान ही हूँ, मैं भी किसान ही हूँ। कागज का एक पन्ना मेरे पास ठीक वैसा का वैसा ही है जैसा एक चौकोर खेत किसान के पास होता है। किसान अपनी जमीन पर बीज बोता है, जब ये बीज पुष्पित पल्लवित और फलित होता है, तब जाकर के उसको उस बीज से उत्पन्न होने वाला अन्न का भंडार प्राप्त होता है। बहुत सारा अन्न भंडार उन बीजों के माध्यम से किसान को प्राप्त होता है। जबकि कवि कहता है कि वह कागज पर अपनी रचना के लिए शब्दों का बीजारोपण करते हैं। कवि अपने मन के भावों को शब्दों पर उकेरते हैं और शब्द रूपी बीज वह अपने कागज पर अंकित करते हैं। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। कवि कहते हैं कि कागज का जो एक पन्ना है वह ठीक उसी प्रकार से मेरे लिए है जिस प्रकार से एक किसान के लिए छोटा सा खेत होता है और उस छोटे से खेत में किसान बीज बोता है, उसी प्रकार मैं भी कागज रूपी इस छोटे से खेत पर शब्द रूपी बीज बो रहा हूँ। कोई अंधड़ कहीं से आया, कवि के हृदय में भावनाओं का विचारों का अंधड़ आया, बहुत सारे विचार आए। उन विचारों में से 1 2 3 4 या कोई एक उत्तम विचार को, क्षण का बीज एक क्षण में वहाँ पर बो दिया गया, उस विचार को शब्द के रूप में उस कागज पर अंकित कर दिया गया। जिस प्रकार धरती पर फसल उगाने के लिए किसान बीज बोता है, उसी प्रकार मेरे मन में भावों का कोई अंधड़ अचानक आकर भाव रूपी शब्द बीज बो देता है। कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निश्शेष। कवि कहता है कि कल्पना रूपी खाद को प्राप्त करके, कल्पना रूपी पानी को प्राप्त करके, कल्पना रूपी जलवायु को प्राप्त करके, कल्पना रूपी सकारात्मक वातावरण को प्राप्त करके, रसायनों को पीकर बीज गल गया निश्शेष। बीज जब गल जाता है तो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देता है, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देता है, जिससे कि बीज समाप्त हो जाता है। निश्शेष, कुछ भी शेष नहीं रहता, सब कुछ समाप्त हो जाता है। लेकिन वहाँ पर बीज के निश्शेष होते ही, बीज के अपने आप को समर्पित करते ही उसमें से नया जीवन उत्पन्न होता है, नया जीवन पैदा होता है। रसायन का आशय है यहाँ पर खाद, पानी, सकारात्मक वातावरण इत्यादि। निश्शेष का आशय है पूरी तरह से। पल्लव का आशय है पल्लव मानी नए नए कोमल कोमल पत्ते। नमित का आशय है झुक जाना। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि कवि की कल्पना रूपी रसायन के संयोग से ये विचारों के बीज गलकर शब्दों के कोमल अंकुरों के रूप में फूट पड़े हैं, एक पौधे के रूप में विकसित होकर के अब नए नए पत्तों और फूलों से लद गए हैं। कल्पना के रसायनों को पीकर बीज गल गया निश्शेष। जो भाव रूपी बीज था, जो विचार रूपी बीज था, जो अंधड़ के साथ उत्पन्न होकर के जो भाव आया, उस भाव रूपी बीज का जो रोपण हुआ है, वह भाव रूपी बीज गल गया और गलकर समाप्त हो गया। लेकिन उसमें से एक नया जीवन, नया काव्य उसमें से उत्पन्न हुआ, नई काव्य धारा उसमें से उत्पन्न हुई, शब्द के अंकुर फूटे और इस प्रकार से वह रोपा गया, कागज पर रोपा गया वह शब्द एक
रचना, काव्य रचना के रूप में पुष्पित, फलित, पल्लवित होने लगा, वह विकसित होने लगा और पल्लव पुष्पों से नमित हुआ। और उस शब्द के जो अंकुर फूटे, उसके पश्चात उसमें बहुत सारे पल्लव पुष्पों से वह नमित हुआ। उस काव्य का बहुत सारा अलग अलग प्रकार से सौंदर्य उसके अंदर आया, बहुत सारे अलंकार, छंद, रस इत्यादि की उसमें उत्पत्ति हुई। और इस प्रकार से वह जो काव्य रचना है वह पूरी तरह से पुष्पित, पल्लवित होकर नमित हो गई, झुक गई। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि कवि की कल्पना रूपी रसायन के संयोग से ये विचारों के बीज गलकर शब्दों के कोमल अंकुरों के रूप में फूट पड़े हैं, एक पौधे के रूप में विकसित होकर वे अब नए नए पत्तों और फूलों से लद गए हैं। पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, और इनके भार से डालियां नीचे की ओर झुक गई है। शब्द रूपी अंकुर फूटने के बाद भाव रूपी पत्ते और पुष्प पल्लवित और विकसित हो जाते हैं। झूमने लगे फल, झूमने लगे फल, और जैसे ही भाव रूपी शब्द कागज पर बोया गया था, उसमें अंकुर फूटे, उसमें पुष्पित, पल्लवित होने की प्रक्रिया और ज़्यादा गहराई, उसमें चटकदार रंग आए, उसमें खुशबू आई, उसमें फल फूल लगे, और इस प्रकार वह काव्य रचना पूरी तरह से भाव सौंदर्य के साथ भर उठी। उसके अंदर रस, काव्य रस पूरी तरह से लबालब भर उठा, अमृत रस उसमें लबालब भर उठा, और इस प्रकार झूमने लगे फल। वो रस अलौकिक, उस काव्य धारा में जो रस है वो अलौकिक हो गया। लौकिक का अर्थ होता है इस धरती का, अलौकिक होता है जो इस लोक का नहीं। इस प्रकार से दिव्य रस इसके अंदर हो गया। दिव्यता लिए हुए जो रस है, दिव्यता से युक्त वो रस, उस रस से ये भर गया। अमृत धाराएं फूटने लगी, अमृत धाराएं फूटने लगी। इसमें भी ए प्लस मृत, जो जीवन देने वाली है, ऐसी धाराएं जो जीवन प्रदान करने वाली है, संजीवनी देने वाली है। काव्य रस की वह धाराएं जो जीवन प्रदान करती है, जो आनंद प्रदान करती है, जो परमानंद प्रदान करती है, इस प्रकार की अमृत धाराएं फूटने लगी। रोपाई क्षण की, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि किसी क्षण वह महत्वपूर्ण विचार उनके हृदय में, उनके मन मस्तिष्क में आया होगा, और उस महत्वपूर्ण क्षण में उस विचार को कागज पर एक शब्द के रूप में रोप दिया होगा, और उसके पश्चात अपनी कल्पनाओं के रसायन से उस शब्द को और ज़्यादा पुष्पित, फलित और पल्लवित किया होगा। और इस प्रकार से जो काव्य रचना हुई है, जिसका अलग ही आनंद है, उसमें बहुत सारा रस से वो सरोबार हो गया है, और उसमें अमृत धाराएं फूटने लगी है। और उसने जिस क्षण, एक क्षण की जो रोपाई थी, जिस क्षण इसको रोपा गया था, कटाई अनंत की, अब उस काव्य रस का आनंद अनंत काल तक लिया जा सकता है। ये काल जयी काव्य धारा युगों युगों तक आनंद का स्रोत बन गई है, आनंद का प्रवाह बन गई है। और जैसा कि हम सभी लोग मीरा का काव्य पढ़ते हैं, तुलसीदास का काव्य पढ़ते हैं, सूरदास का काव्य पढ़ते हैं, रसखान का काव्य पढ़ता है, एक बार जो काव्य रचना हो गई उसका आनंद युगों युगों तक पाठक श्रोता लेते रहते हैं, और अपने मन और मस्तिष्क को आनंद रस से सरोबार कर लेते हैं। और इसकी कटाई अनंत की है। उस काव्य धारा की, उस काव्य रस की, उस काव्य रचना के द्वारा जो निस्सृत होता हुआ अमृत रस है, उससे बहता हुआ जो अलौकिक रस है, उसका आनंद कभी कम नहीं होता, वह हमेशा बढ़ता ही रहता है, लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होता। इस काव्य रस का जितना अधिक प्रसार किया जाता है उतना ही आनंद बढ़ जाता है। जितना अधिक इस काव्य रस का फैलाव किया जाता है उतना ही अधिक यह काव्य रस आनंदित करता है। रस, स्वाद, अलौकिक, लोक से परे, असाधारण धारा, नदी प्रवाह, रोपाई, पौधों को एक स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान पर रोपना। रोपाई एक क्षण की, मन मस्तिष्क में आए हुए विचार को हृदय से निकालकर कागज के ऊपर रोप दिया गया, इसे कहते हैं रोपाई। अनंतता, कभी अंत न होने वाली, जिसका कभी अंत नहीं हो। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पेड़ पर फूल आने के बाद वे रस से भर जाते हैं, और रस से भरे फलों से लद जाते हैं। उनका रस अमृत के समान जीवनदायी होता है। काव्यानंद रूपी अमृत की धाराएं प्रस्फुटित होने लगती है, अर्थात रसास्वाद से परमानंद की अनुभूति हो जाती है।
कविता रचना रूपी फसल ऐसी असीमित होती है जो अनंत काल तक जीवंत बनी रहती है, जिसकी जितनी कटाई करते रहो, जितना उसको लुटाते रहो, काव्यानंद को प्रसारित करते रहो, काव्यानंद को प्राप्त करते रहो, काव्यानंद का यह रस जरा भी कम नहीं होता। यह युगों युगों तक रसानुभूति देता रहता है। उस काव्य बीज को किसी एक महत्वपूर्ण क्षण में रोपा गया था, जो अब फसल पैदा हुई है। उसकी कटाई अनंत काल तक की जा सकेगी, उसे बार बार अनंत काल तक काटने पर भी वह कम नहीं होता। रस का अक्षय पात्र सदा का मेरा छोटा मेरा खेत चौकोना। अक्षय पात्र, कभी नष्ट न होने वाला ऐसा पात्र जिसे अक्षय पात्र कहा जाता है। महाभारत में द्रौपदी के पास इस प्रकार का अक्षय पात्र था, जिसका अन्न कभी भी समाप्त नहीं होता। उसके अंदर रखा अन्न अक्षय रहता था, जितना भी उससे अन्न चाहा जाए उतना अन्न वह अक्षय पात्र प्रदान किया करता था। रस का अक्षय पात्र सदा का, और इस प्रकार से जो काव्य रचना तैयार होती है वह उस अक्षय पात्र की तरह होती है जिसका रस कभी भी समाप्त नहीं होता, अक्षय रस से भरा रहता है। इस प्रकार का काव्य, और जो काव्य रचना हुई है उसका आनंद हमेशा हमेशा के लिए कालजयी हो जाता है, और युगों युगों तक लोग उस काव्य रचना को पढ़ करके आनंदित होते रहते हैं। कवि कहते हैं कि जब कवि के मनोभाव कविता के रूप में प्रकट हो जाते हैं तो उस काव्य की सरसता सभी को आनंदित करने लगती है। कविता से मिलने वाले इस रस का स्रोत कभी सूखता नहीं है, बल्कि कविता का, काव्य का यह आनंद का स्रोत, अमृत रूपी स्रोत और ज्यादा रस प्रसारित करता रहता है। रस की धारा अनवरत बहती रहती है। काव्य के इस रस को जितना ही बांटा जाता है यह उतना ही बढ़ता जाता है और लोगों को आनंदित करता रहता है। मेरा ये छोटा चौकोर खेत रस से भरा ऐसा ही अक्षय पात्र के समान बर्तन है, जिसमें भरा रस कभी समाप्त नहीं होता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस कविता में जिसका शीर्षक है मेरा छोटा मेरा खेत, इसमें खेती के रूपक के रूप में कवि द्वारा काव्य रचना करने के हर चरण को बताया गया है। जिस प्रकार किसान खेती करने के दौरान पहले अपने खेत को तैयार करता है, उसमें बीज बोता है, उसके बाद में उसको अलग अलग खाद, पानी इत्यादि से उसकी सिंचाई करता है, उसकी देखभाल करता है, और उसके पश्चात उसकी फसल पक करके तैयार होती है। इसी प्रकार से यहाँ कवि भी अपनी काव्य रचना को चरण दर चरण उसी प्रकार से शब्द रूपी विचार बोया जाता है। शब्द रूपी विचार में रसायन डाले जाते हैं, उसमें अलग अलग कल्पनाओं रूपी रसायन डाल करके उसको पुष्पित पल्लवित किया जाता है, और उसमें जब छंद, अलंकार, रस इत्यादि का विशेष रूप से संयोजन होता है तो वो ऐसी काव्यधारा बन जाती है, ऐसा काव्य बन जाता है जो युगों युगों तक पाठकों को, श्रोताओं को आनंदित करता रहता है। काव्य रचना करने में कवि के हृदय में अचानक भावों का उद्गम होता है, जिसे वह किसी क्षण पूरी अनुभूति के साथ अपने हृदयगत भावों को शब्दों की अभिव्यक्ति करता हुआ एक बीज के रूप में उसको बो देता है। यही बीज पुष्पित होता है, पल्लवित होता है और फलित होता है, और अनुपम काव्य रचना के रूप में हमारे सामने आता है। और ये जो अनुपम काव्य रचना है ये युगों युगों तक सबको आनंदित करती रहती है, युगों युगों तक सबको आनंदित करती रहती है। इस काव्यांश में कागज के पन्ने को खेत कहा गया है, इसमें अंधड़ को हृदय में उमड़े हुए भाव बताया गया है, और कल्पना रूपी रसायन को खाद बताया गया है। ये रूपक बताने से इसमें सांग रूपक अलंकार हमें देखने को मिलता है। इसमें वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार भी हमें देखने को मिलता है। लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होता, इस पंक्ति में हमें विशेषोक्ति अलंकार देखने को मिलता है। इसमें रस, अलौकिक, अमृत आदि तत्सम शब्दों का प्रयोग कवि द्वारा किया गया है, और भाव सौंदर्य की अपूर्व वृद्धि हुई है। अन्य शब्दावली सरल है, सुबोध है और प्रसंगानुकूल है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने कवि उमाशंकर जोशी द्वारा रचित कविता छोटा मेरा खेत, इसका भावार्थ समझा, इसका अर्थ समझा। आइए अब हम अगली कविता पढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है बगुलों के पंख।
कविता बगुलों के पंख के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। बगुलों के पंख कविता एक सुंदर दृश्य की कविता है। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवि ने कई युक्तियां अपनाई है। बहुत सारे कवि इस प्रकार की युक्तियां अपनाते हैं जिनके माध्यम से सुंदरतम चित्रों की रचना की जा सके। जिनमें से सबसे प्रचलित युक्ति है सौंदर्य के ब्योरों का चित्रात्मक वर्णन करना और इस वर्णन के साथ अपने मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का वर्णन करना। कवि चित्रात्मक वर्णन करते हुए अपने हृदय के भावों को भी उसके साथ में संयोजित करता है और इस प्रकार से जो रचना हमारे समक्ष आती है वह बहुत बेहतरीन तरीके से चित्रात्मकता लिए हुए शब्दों की अभिव्यक्ति करती है। वस्तुगत और आत्मगत के संयोग की यह युक्ति पाठक को उस मूल सौंदर्य के बहुत निकट ले जाती है और पाठक उस सौंदर्य को अपनी आत्मा में अनुभव कर पाता है, अपने हृदय में अनुभव कर पाता है। जोशी जी की इस कविता में ऐसा ही हमें देखने को मिलता है। कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बना करके उड़ते हुए सफेद बुगलों को देखता है। वे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। यह दृश्य इतना नयनाभिराम है कि कवि और सब कुछ भूलकर उसी में अटका सा रह जाता है। ऊपर छाए हुए काले काले बादल और उन काले बादलों के नीचे सफ़ेद बुगले जो उड़ते हुए एक निश्चित पंक्ति में इस प्रकार का दृश्य उपस्थित कर रहे हैं मानो सांझ संध्या समय की जो श्वेत काया है उस प्रकार से संध्या का समय और संध्या खुद एक श्वेत काया के रूप में वहाँ उपस्थित हो गई है आसमान में काले काले बादलों के नीचे। तो इस प्रकार का जो मनमोहक दृश्य आसमान में उत्पन्न हुआ है यह बहुत नयनाभिराम है। कवि इस दृश्य को लगातार अपलक एकटक देखना चाहता है और वह सब कुछ भूलकर उसी में अटका सा रह जाता है। वह इस माया में अपने को बचाने की गुहार लगाता है। क्या वह सौंदर्य से बांधने और बिंधने की चरम स्थिति को व्यक्त करने का एक तरीका है। प्रस्तुत दोनों कविताओं का गुजराती से हिंदी रूपांतरण रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल ने किया है। तो आइए पढ़ते हैं उमाशंकर जोशी द्वारा रचित यह कविता जिसका शीर्षक है बुगलों के पंख। बुगलों के पंख। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो, उसे कोई तनिक रोक रखो। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पाती बंधी बगुलों की पांखें। आइए इसका भावार्थ समझते हैं। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। सबसे पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। पाती बंधे, पाती बंधे, पंक्तिबद्ध, पंक्ति में बंधे हुए, पंक्तिबद्ध। कजरारे, कजरारे, कजरारे बादल यानी काजल जैसे काले काले, काजल जैसी कालीमा लिए हुए काले काले बादल। सतेज, सतेज का आशय है सतेज, सतेज, सतेज का आशय है पूर्ण तेज के साथ में। श्वेत, श्वेत का आशय है सफेद। काया, काया का आशय है शरीर। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि नभ में, आकाश में, नभ का आशय है आकाश में, पाती बंधे बगुलों के पंख। सायंकालीन के समय कवि प्रकृति का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत करते हुए हमें बताते हैं कि आसमान में बादल छाए हुए हैं, काले काले कजरारे बादल छाए हुए हैं, घटाएं उमड़ रही है, घुमड़ रही है और आसमान का दृश्य बहुत ही मनभावन प्रतीत हो रहा है। ऐसे सुहाने और मनभावन मौसम में नभ में, आकाश में पाती बंधे, पंक्ति में बंध कर उड़ते हुए बगुले, पंक्ति में बंद कर उड़ते हुए सफ़ेद रंग के बगुले, बगुलों के पंख चुराए लिए जाती है वे मेरी आँखें। मेरे आँखों को, मेरे मन को चुरा लिए जा रहा है। जो दृश्य उपस्थित हुआ है, जो नयनाभिराम दृश्य इस समय आसमान में उपस्थित हुआ है, ऊपर काले काले कजरारे बादल है और नीचे उनके सफ़ेद धवल शुभ्र पंखों वाले बुगले उड़ रहे हैं, पंक्तिबद्ध होकर के उड़ रहे हैं। तो ये जो दृश्य उत्पन्न हुआ है यह दृश्य कवि की आंखों को चुरा ले जाता है।
कवि के मन को चुरा ले जाता है, कवि को बहुत अच्छा लगता है। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। कवि को ऐसा लगता है जैसे तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, जैसे ये श्वेत रंग की काया है, जैसे बुगले सफ़ेद हैं उसी प्रकार से ये सायंकाल का जो रूप है वह भी सफ़ेद हो गया है बुगलों के समान और तेज से भरा हुआ है। और इस प्रकार से जो सायंकाल की सतेज काया है, सफ़ेद धवल काया है जिसमें तेज भरा हुआ है, इस प्रकार से कवि यहाँ पर संध्या का मानवीकरण करता हुआ हमें ये बात बता रहा है कि आसमान अनुपम सौंदर्य से भर उठा है। कवि कहते हैं कि आकाश में बगुले पंक्ति बनाकर उड़ रहे हैं। कवि की आंखें उनको देखकर उनकी ओर खिंची चली जा रही है। कवि लगातार टकटकी लगाकर उनको देख रहे हैं। आकाश में काले बादलों की छाया फैली हुई है, काली काली घटाएं उमड़ रही है, घुमड़ रही है और काले बादलों की छाया आसमान में फैली हुई है, जिनके नीचे बगुलों के सफ़ेद पंख ऐसे लग रहे हैं मानो संध्या ने अपना रूप श्वेत रंग का बना लिया हो। तेजस्वी रूप के साथ, सफ़ेद रूप के साथ में संध्या स्वयं बुगलों के रूप में उड़ रही है। उसमें बुगलों के सफ़ेद पंख संध्या के प्रकाशवान श्वेत शरीर के समान तैरते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। नभ में पाती बंधे बगलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पाती बंधे बगलों की पांखें। होले होले धीरे धीरे, होले होले धीरे धीरे। इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी हमें देखने को मिलता है। एक ही शब्द जब बार बार उसकी आवृत्ति होती है, एक ही शब्द की जब बार बार आवृत्ति होती है तो उसमें हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार प्राप्त करते हैं। होले होले धीरे धीरे, माया, माया का आशय है जादू, जादू सा आकर्षण। तनिक, तनिक मानी थोड़ा सा, कोई तनिक रोक रखो उसे। होले होले जाती मुझे बांध निज माया से। और इस प्रकार आकाश में जो उत्पन्न हुआ है ये नयनाभिराम दृश्य, ऊपर कजरारे बादल है, काली काली घटाएं हैं और नीचे से सफ़ेद बुगलों की उड़ती हुई पंक्ति है। आकाश में यह जो मनोहारी दृश्य उत्पन्न हुआ है, कवि ये कहते हैं कि होले होले जाती मुझे बांध निज माया से। इस दृश्य के आकर्षण ने, इस दृश्य के जादू ने कवि को बांध लिया है, सम्मोहित कर लिया है। कवि मंत्र मुग्ध हो गया है इसको देख करके पूरी तरह से, और उसे कोई तनिक रोक रखो। कवि ये चाहता है कि इस दृश्य को कोई रोक ले, जिससे कि मैं इस रमणीय दृश्य का लगातार आस्वादन करता रहूं, मैं इस रमणीय दृश्य में डूब जाऊं और इसको मैं बहुत अच्छी तरह से देख करके अपने हृदय को आनंद से भर सकूं। वह तो चुराए लिए जाती है मेरी आंखें, क्योंकि यह जो बगलों की पंक्ति है, जिस प्रकार का दृश्य उत्पन्न कर रही है, आसमान में काली काली घटाएं हैं, ये तो मेरे हृदय को चुरा के लिए जा रही है। मेरे हृदय में इस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न कर रही है कि मुझे बार बार इस दृश्य को देखने की इच्छा प्रबलतम होती जा रही है। नभ में पाती बंधे बगलों की पांखें, ये जो बगलों की पांखें हैं ये पंक्तिबद्ध होकर के जा रही है। इस दृश्य को कोई रोक लो, कोई रोक लो। कवि इस दृश्य को देखकर कहता है, यह दृश्य कवि को अपने आकर्षण के जाल में धीरे धीरे बांध रहा है। कवि चाहता है कि कोई उस श्वेत बगलों की पंक्ति को रोक कर रखे, जिससे वह इस सुंदर दृश्य को देर तक देखता रहे। यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों, इसमें होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो। जो गतिमान दृश्य है उसको रोक लो, जिससे कि उसको मैं और जी भर करके देख सकूं। कवि की ये हार्दिक अभिलाषा है। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पांती बंधी बगलों की पांखें, जिससे वह इस सुंदर दृश्य को अधिक देर तक देख सके। कवि कहता है कि ऐसा रमणीय दृश्य कहीं आंखों से शीघ्र ही ओझल न हो जाए, इसलिए कोई उसे जरा रोक कर रखो। ये जो रमणीय दृश्य है ये नेत्रों से ओझल नहीं हो जाए, कोई उसे रोक कर रखो। आकाश में तैरती बुगलों की ये पंक्ति कवि की दृष्टि को चुराए लिए जा रही है। इस प्रकार संध्या के समय आकाश में काले बादलों की घटा के मध्य बगलों की पंक्तियां उड़ रही है और उनके श्वेत पंख अत्यंत आकर्षक लग रहे हैं। इस काव्यांश में कवि ने प्रकृति का चित्रण किया है,
सायंकालीन आकाश के समय का और उड़ते हुए बगुलों का मनोहारी एवं जीवंत दृश्य प्रस्तुत किया है। संध्या के समय आकाश की सुरमई छवि बहुत मनोरम होती है और उसमें बादलों की घटा और बगुलों की पंक्तिबद्ध उड़ान बहुत ही आकर्षक लगती है, ऐसा कवि ने बताया है और प्राय हम भी इसका अनुभव करते हैं। इसकी भाषा संस्कृत निष्ठ है, तत्सम भाषा है, साथ ही साथ इसमें तद्भव शब्दों का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। आंखें चुराना मुहावरे का प्रयोग, उपमा एवं रूपक अलंकार भी इसके शिल्प सौंदर्य को बढ़ाने वाले हैं। भाषा सरल है, सहज है एवं भावों के अनुरूप है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने अध्याय 10 जिसमें 2 कविताएं हमने पढ़ी है। पहली कविता जिसका शीर्षक है छोटा मेरा खेत और दूसरी कविता जिसका शीर्षक है बगुलों के पंख। इसके रचनाकार हैं कवि उमाशंकर जोशी। इन दोनों ही कविताओं का हमने भावार्थ ग्रहण किया है, अर्थ ग्रहण किया है, इसको अच्छी तरह से हमने समझ लिया है। अगले वीडियो में हम इन दोनों ही कविताओं का, जिसका पहले का शीर्षक है छोटा मेरा खेत और दूसरी कविता जिसका शीर्षक है बगुलों के पंख, से संबंधित अभ्यास प्रश्न लेकर आपके समक्ष शीघ्र ही उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।